फ्रेंड्स फाइनली यू आर हियर। तो आज हम फिर से आज ही आपको सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी क्योंकि 7 तारीख को एग्जाम है और हम रिस्क नहीं ले सकते इस बात का कि हम वेट करें एक दिन में एक वीडियो अपलोड करें। इसलिए हम आज ही सारी वीडियोस को अपलोड करने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो आज मैंने बताया था आपको कि हम सभी क्या कहते हैं सभी चैप्टर्स को एनालाइज करेंगे एंड उसमें पता लगाएंगे कि कौन सा जो टॉपिक है वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक कब इम्पॉर्टेंट है। तो इस चीज को नजर रखेंगे तो सबसे पहला चैप्टर हिस्ट्री का ही आ जाता है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की बात करेंगे हम तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसके रिगार्डिंग हमें और भी क्या क्या चीजें हैं जो कि याद होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम यूरोप में राष्ट्रवाद के सिलेबस पे आ जाते हैं। हमें रीजंस पता होने चाहिए फर्स्ट वर्ल्ड वार के। नेशनलिज्म किस तरीके से क्या देखने को मिलता है हमें। नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद किस तरीके से वो पूरे यूरोप में फैला और वो किस तरीके से लोगों के मन में उसने अपने लिए एक जगह बनाई। ठीक है। नेचर डाइवर्स सोशल सोशल मूवमेंट्स उस समय पर क्या हुए जैसे कि सब चाहते थे कि उन्हें भी मत देने का अधिकार हो, महिला भी चाहती थी और जिनके पास जमीन नहीं थी वो पुरुष भी चाहते थे। ठीक है। तो वो हम जानकारी लेंगे और किस तरीके से यूरोप की जो कंट्रीज है वो सभी एक स्टेट बनने नेशन और मतलब राष्ट्र राज्य बनने के लिए बढ़ रही थी। तो उसमें किस तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन किस तरीके से हेल्पफुल रहा है यूरोपियन कंट्रीज को यानी कि यूरोप की जो कंट्रीज है उनको राष्ट्र राज्य बनने में किस तरीके से हेल्पफुल रहा है। तो ये चार टॉपिक है, ये चार पॉइंट्स है, इनको तो ध्यान में मतलब इनको तो अच्छे से पढ़ पढ़ा कर ही जाना। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम समझ लेते हैं पूरा के पूरा वो पीडीएफ मैंने ओपन कर रखा है। आई होप ये आप सभी लोगों को विजुअल होगा। ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपको इस पेंटिंग के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। ये पेंटिंग कब किसने क्यों बनाई और इस पेंटिंग में वो क्या दर्शाना चाहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ये नए शब्द करके ये पूरा ये कॉलम बनाया हुआ है ये इस पेज में भी है और मतलब पूरी सोशल साइंस में भी कई सारे पेजेस में आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको यहाँ से ये सारे नए शब्द है ना इनको अपनी एक नोटबुक पे लिख लो। यानी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सारे टॉपिक्स को सब जगह एक जगह रखूं तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख लो या किसी भी तरीके से आप इन इन लाइंस को इनको याद करके जरूर जाना। ठीक है। याद करके नहीं याद करके नहीं जा पाओ तो एटलीस्ट पढ़कर तो जरूर जाना। छोड़ के कुछ मत जाना, पढ़ के जरूर जाना। ठीक है। तो ये पॉइंट्स है, ये सबको पढ़ के जाना। और एक और चीज कि जितने भी ये बोल्डेड लेटर्स में एनसीईआरटी कुछ भी लिख देती है भाई कुछ भी, तो ये एक बार रीड जरूर करके जाना। इन्हें छोड़ के नहीं जाते, कोई भी बोल्डेड लेटर्स को छोड़ के नहीं जाता है। नए शब्द लिखे हैं उनको किसी को छोड़ के नहीं जाना है। ये जितनी भी पेंटिंग्स है एटलीस्ट एक बार इनको रीड करके ही जाना है, इन्हें पढ़ के जाना है, इन्हें देख के जाना। ठीक है। ये पेंटिंग कितने बनाई सारी पेंटिंग्स को क्योंकि आजकल केस बेस्ड स्टडी बनने लगी है भाई। पेंटिंग से भी पूछ लेगा वो, उसे कोई खौफ नहीं है किसी चीज का। ठीक है। तो वो यहाँ से आपको कवर अप करके जाना ही है सारी चीजों को। फ्रांसीसी क्रांति किस तरीके से हुई थी ये सब और इसके बाद ये वाला जो पैराग्राफ है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये पूरा पैराग्राफ क्योंकि यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति के बाद हुए सारे बदलावों के बारे में लिखा हुआ है। ये पेंटिंग्स को देख लेना। ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इस पूरे चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना वो इम्पोर्टेंट है जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण। कब किसने कैसे क्यों करवाया वो सब जानकारी आपके पास होनी चाहिए इस पूरे चैप्टर से क्योंकि यही से लॉन्ग बन जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर जो भी है वो इम्पोर्टेंट यहाँ पर वियना संधि है जो 80 सॉरी 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 8050 में हुआ था, मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ। तो यहाँ पर इस वियना संधि के बारे में सारी जानकारी को लेके जाना और नेपोलियन की जो संहिता थी नागरिक संहिता ये पढ़ के जाना। यानी कि इस चैप्टर के सारे जो ईयर्स है जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको एक जगह पे अच्छे से पढ़ लो, लिख लो, याद कर लो, जो भी करना है कर लो क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं रह गया है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो ये वाला जो पेंटिंग है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है तो ये तो इसको भी देखते जाना है। ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण किस तरीके से होता जा रहा था ये वाला जो पूरा ये दे रखा है ये वाली जो टेबल है इसको एक बार रीड कर ही लेना क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे थ्योरी में से हटा के अलग से लिखा है कि भाई यहाँ याद कर लेना। ठीक है। याद कर लेना।
कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग क्या सोचता था, किस तरीके से था, इसको तो करते जाना, मतलब रीड करते जाना। थोड़ा सा यहाँ पर ये जो उदारवादी है ना, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रखी कि उदारवादी का मतलब क्या होता है, इस तरीके से आजाद। तो ये सब पढ़ते हुए जाना। ठीक है, किस तरीके से वो लोग मताधिकार के पक्ष में थे और वो चाहते थे कि उन सभी को मताधिकार दिया जाए, मत दिया जाए। ठीक है, ये सब जानकारी ले लेना। और वहां पर मतलब उस जमाने में किस तरीके से जो बेचने के लिए एक व्यापारी को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो वो सीमा शुल्क बहुत भारी भरकम देना पड़ता था, और सबकी अपनी अपनी नाप तौल की व्यवस्था थी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर 1834 में प्रस्ताव ने एक शुल्क संघ जॉल वेराइन की स्थापना की थी, जिसने शुल्क की जो पैसा है वो 30 से घटा के 2 कर दिया। ठीक है, और फिर इसके बाद इसी ने इसके बाद यहाँ पे देखने को मिलता है कि रेलवे के नेटवर्क को बढ़ाया गया, ताकि जो सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह और स्पीड के साथ में पहुंचे। और राष्ट्रीय एकीकरण के साथ में इसने देश के आर्थिक पैसे के मामले में भी इसने बहुत सोचा समझा। ठीक है, 1815 में जब नेपोलियन हार जाता है तो वो ब्रिटेन, रूस, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों के साथ में वियना संधि करता है। ठीक है, वो 1815 में हुई है। इसके इस ट्रीटी यानी कि जो ये वियना संधि है, इसके कारण बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, जैसे कि पूर्व राजवंश को द्वारा से सत्ता में लाया गया। नेपोलियन के अधीन में जो भी राज्य थे उनको हटा दिया गया। फ्रांस के चारों तरफ अलग अलग राज्यों को स्थापित किया, ताकि वो भविष्य में कोई भी अपनी गतिविधि के कारण राज्य विस्तार की कल्पना न करे। ठीक है, और नेपोलियन को बर्खास्त कर दिया। राजतंत्र को द्वारा वापस लाया गया। ठीक है, और 39 राज्यों का जो जर्मन संघ बनाया था नेपोलियन ने, उसके साथ में कोई भी छेड़छाड़ी इन यूरोपीय शक्तियों के द्वारा नहीं की गई। फिर 1815 में जो यूरोप में जब रूढ़िवादी शक्तियां आने लगी तो वो निरंकुश होने लगी। किताबों अखबारों में जो भी चीजें छापी या लिखी जाती थी वो सेंसरशिप लगा दी, यानी कि वो राजा की मर्जी के खिलाफ कुछ भी तुम छाप या लिख नहीं सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर लोगों की डिमांड थी कि प्रेस की आज़ादी, यानी कि हम कुछ भी छाप सकते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं, इस टाइप की हमें आज़ादी होनी चाहिए। इस टॉपिक को लेके ये सभी युद्ध लड़ने लगे, विद्रोह करने लगे। और यहाँ पर ये पेंटिंग दिखाई गई है कि किस तरीके से वहां पर ना तो कोई कुछ बोल सकता था, ना ही कुछ सुन सकता था। ठीक है, पढ़े लिखे लोगों की एक वो दिखाई गई है। फिर एक आया इटली का क्रांतिकारी जिसका नाम था जुसेप मैत्सरी। ठीक है, 1805 में इसका जन्म हुआ था जेनोआ में। और ये इसने मतलब कई सारे गुप्त संगठनों में इसने काम किया है, क्योंकि जब राजतंत्र आ गया था यूरोप में तो जो ये सारे गुप्त संगठन थे जो राष्ट्र राज्य की डिमांड कर रहे थे, ये गुप्त बनने लगे, किसी को पता नहीं थी इन संगठनों के बारे में। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पर ये चीजें बहुत चेंजेस हुई। तो ये कार्बोनारी नाम के ग्रुप में ये ज्वाइन थे। जब वहां पर लिगुरिया की क्रांति में जाने की इन्होंने उत्सुकता दिखाई, तब ये सिर्फ 24 साल के थे। तो सबने सोचा क्या बच्चा जाएगा हमारे साथ में, रहने तू बन जा। तो इन्हें ये थोड़ा सा दिल को लग गई, और ये फिर इन्होंने कई सारे संगठनों की खोज करी, जिसका नाम है यंग इटली। और जो कि यंग इटली की जो स्थापना है वो वॉर्सई में की गई थी। और दूसरा है बर्न में की गई थी, जिसका नाम है यंग यूरोप। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसमें लोग कौन कौन थे। पोलैंड था, फ्रांस था, इटली था, जर्मन था, ये सभी के लोग थे यहाँ पर। मैथनी ये चीज मानता था, ठीक है, ये इस चीज को देख लेना थोड़ा सा, कि मैथनी ये मानता था कि जो राष्ट्र राज्य है, आपको राष्ट्र राज्य देखने को मिलते हैं, वो भगवान की मर्जी के अनुसार है और मनुष्यों की ये प्राकृतिक इकाई है। ठीक है, मेटरनिक ने यहाँ पर थोड़ा सा इसको भी गौर कर लो। मेटरनिक ने जुसेप मैत्सनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है। ठीक है, और यहाँ पर इनकी जो सोच थी वो जो जुसेप मैत्सनी थे वो चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो सके। वो इटली के रहने वाले थे, इसलिए वो इटली के बारे में सोच रहे थे। इस तरीके से याद कर सकते हो आप। ठीक है, जूसा मैथ्सनी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बर्न जगह है ये, वहां पर 1833 में यंग यूरोप की स्थापना। देखो ये का बात कि यंग यूरोप की जो स्थापना है वो इस पैराग्राफ में कहीं नहीं की गई है कि वो कब हुई, लेकिन इस पेंटिंग में बता दी गई है कि वो जो स्थापना है वो 1833 में हुई। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि क्रांतिकारियों का युग किस तरीके से स्टार्ट हुआ था।
तो जो ये युद्ध वगैरह, सॉरी, जो विद्रोह वगैरह कौन कर रहा था, ये वो मध्य वर्ग का वो ग्रुप कर रहा था जो शिक्षित था, यानी कि जो पढ़ता था या पढ़ाता था। तो वो सभी स्कूल के प्रोफेसर, टीचर्स, स्टूडेंट्स, ये सभी मिलके क्या कर रहे थे, ये विद्रोह कर रहे थे। और कुछ वाणिज्य व्यापार के लोग थे जो कि इस कार्य को कर रहे थे। 1830 में जुलाई में फिर से फ्रांस में क्या हो गया, एक क्रांति हो गई, विद्रोह हो गया। तब उस समय पे वुरो राजा ही वहाँ का राजा था। तब उस समय पे उसको वो लगने लगा कि भाई ये तो मुझे भगा देंगे, भगा देंगे, भगा देंगे। तो वो उसने अपने कदम उठाए और उदारवादी क्रांतिकारियों ने क्या करा, इस पूर्व राजवंश को द्वार से उखाड़ के फेंक दिया कि भाग जा भाई, भाग जा यहाँ से। ओके। नेक्स्ट यहाँ पर है संवैधानिक राजतंत्र। फिर इसको भगाने के बाद में क्या करा गया, फ्रांस में एक संवैधानिक राजतंत्र लाया गया, यानी कि देश के लोग चाहते हैं राजतंत्र हो, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि भाई राष्ट्र राज्य हो, दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही है। अब यहाँ पर ये क्या करने चाह रहे थे कि जैसे दोनों के बीच में भले ही लड़ाइयाँ हो रही है, तो हम क्या करें, राजतंत्र भी लाए और संविधान भी लाए। जो राजा था वो संविधान के अंडर काम कर रहा था। ठीक है, इस टाइप का ये एक संविधान लेकर आए, जिसके अध्यक्ष कौन थे, लुई फिलिप थे। इस चीज को याद रखना, कौन था, लुई फिलिप था। वो फिलिप स्लिप हो गया बेचारा, स्लिप हो गया, यानी कि वो फिलिप हो गया। ठीक है, इस तरीके से याद कर लो। मैटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी दी थी, यानी कि मैटरनिक ने ये बात कही थी अपने किसी भाषण में कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है। यानी कि जब भी फ्रांस के अंदर कुछ भी गतिविधियां देखने को मिलती है, वो सारी गतिविधियों का इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट पूरे के पूरे यूरोप में देखने को मिलता है। जैसे कि जब आपने देखा था नेपोलियन आ गया यूरोप, फ्रांस में राजा बन गया वहां का, तो उसने क्या किया था कि सबको वो कर रहा था, आजाद कर रहा था, सबको राष्ट्र राज्य बनाता हुआ जा रहा था। तो ये चीज थी कि अगर फ्रांस में कोई चीज हो रही थी ना, तो वो पूरे यूरोप में हो रही थी। तो इसलिए उनका कहना ये था कि अगर फ्रांस छींकता भी है ना, तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो भाई बहुत अच्छी लाइन थी, अच्छे से याद हो जाती है। ठीक है। अब जुलाई में ब्रुसेल्स, यानी कि जो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, उसमें हो गया एक विद्रोह। वो विद्रोह हुआ था कि भाई हमें यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग होना है। तो उन्हें जुलाई में ही, जुलाई क्रांति के साथ ही अलग कर दिया गया। इसी समय पे जब इन सभी लोगों को पता चलता जा रहा था कि भाई सब आजाद हो रहे हैं, सब आजाद हो रहे हैं, तो यूनान में भी स्वतंत्रता संग्राम छिड़ गया। सब चाहते थे अब यूनान में भी कि हम आजाद होना चाहते हैं। तो यूनान में जो आजादी के संघर्ष थे वो 1821, यानी कि 1821 में ही आरंभ हो गए। और उसके बाद में यहाँ पे देखने को मिला कि इन्होंने इन लोगों को कई सारे यूरोप के बाकी लोगों का भी बहुत अच्छे खासे लेवल पर समर्थन मिला। जो यूरोप के लोग थे वो पश्चिमी साइड के थे, वेस्टर्न थे, तो इन्हें बहुत ज़्यादा मदद मिली वहाँ से। कवि, कलाकार, ये सभी यूनान को क्या करने लगे, यूरोपीय सभ्यता का पालन करने लगे, बताने लगे कि यूरोप में ये है वो है। और एक तरफ क्या था, मुस्लिम साम्राज्य था, जिसके विरुद्ध यूनान संघर्ष कर रहा था। ठीक है, यानी कि यूनान पर मुस्लिमों का आधिपत्य था उस समय पर। तो यूनान मुस्लिमों से आजाद होना चाहता था। तो अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन, यानी कि एक कवि, यहाँ पर बताई गई है ना, यहाँ पे बात की, कवि और कलाकार मिलकर यूनान को यूरोप के बारे में, यूरोप की शक्तियों के बारे में, सभ्यता के बारे में बता रहे थे। तो एक और आए यहाँ पर लॉर्ड बायरन, जो कि कवि थे लेकिन अंग्रेज थे। इन्होंने धन को इकट्ठा किया, भारी भरकम लेवल पर धन को इकट्ठा किया, एंड युद्ध लड़ने भी गए। जहां पर 1824 में बुखार आ गया। तो उस समय पे इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी सारी चीजें नहीं थी लोगों के पास में कि बुखार को भी ठीक किया जा सके, तो उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इनकी जो संघर्ष है व्यर्थ नहीं गया। 1832, यानी कि 1832 में कुस्तुनिया की संधि में यूनान को क्या कर दिया गया कि भाई तुम स्वतंत्र राष्ट्र हो। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाती है रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। तो इसको आप अपने आप भी रीड कर सकते हो। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा पेंटिंग भी थोड़ी ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर जर्मन दार्शनिक ने योहान ग्रांट फ्रीड जैसे रूमानी चिंतकों ने ये दावा किया था कि सच्ची जर्मनी सभ्यता अपने आप लोगों में ही निहित होती है। यानी कि अगर हम भी बोले ये बात कि भारत के लोगों के दिमाग में भारत की संस्कृति के बारे में तभी दिमाग में रहेगी जो वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं।
भाई जो भारत के लोग विदेश चले गए नौकरी पाने, उन्हें भारत की संस्कृति से क्या लेना देना। तो उनका कहना यही था कि अगर हम जर्मन संस्कृति की बात करें तो वो एकदम सच्ची प्योर कहाँ देखने को मिलेगी, आम लोगों के अंदर देखने को मिलेगी। जो कि ये लोग कैसे स्पष्ट करते थे, दूसरों को बताते थे, आत्म लोक गीतों के द्वारा, जन काव्यों के द्वारा, लोक नृत्यों के द्वारा एक दूसरे को बताया किया करते थे। तो इस चीज को आप खुद भी कवर अप कर सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखने को मिला, भूख कटराई और जन विद्रोह लोगों के बीच में भारी लेवल का आ चुका था। 1830 का वो दशक था जब भूख भी थी लोगों के बीच में, मतलब भूखमरी आ गई थी, खाना नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कई सारी कठिनाइयां देखने को मिली थी और जन विद्रोह भी हो रहे थे। तो इस कारण कई सारी कपड़ा उद्योग जैसी मतलब इस सब में बहुत अच्छे लेवल पे कंपटीशन देखने को मिल गया था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर महाद्वीप से ऊंचा था, यानी कि इंग्लैंड में सबसे ज्यादा औद्योगिकरण हुआ करता था। तो इस चक्कर में यहाँ पर कंपटीशन देखने को मिला। और उसके साथ में जैसे कि घरों के अंदर, छोटे कारखानों के अंदर ये जो उत्पादन था, यानी कि जो कपड़ा उद्योग का उत्पादन था, ये तब भी हुआ करता था मशीन, मतलब ये बोल सकते हैं कि ये मशीनकृत हुआ करता था सारा काम। कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था उस समय भी उन इलाकों में। कृषक सामंती शुल्क, जिम्मेवारियों का बोझ तले ये सभी लोग दबे हुए थे, क्योंकि जो कुलीन वर्ग का वो था ना कि उसके पास में ज्यादा संपत्ति थी, जमीन थी, तो कृषि वगैरह जो कृषि हुआ करती थी वो उनकी जमीन पे होती थी, तो वो लोग शुल्क लेते थे। तो वो चीज, सारी चीजें वहीं पर मौजूद थी। तो गांव में गरीबी थी, बहुत अच्छे लेवल पे थी, बहुत बेकार लेवल का उस समय पर भी लोगों के दिमाग में चीजें थी। खाने पीने की जो चीजें थी ना, वो और भी ज्यादा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि फसल खराब हो गई। तो गरीबी पूरी मतलब उसमें देखने को मिली। तो यहाँ पर लोगों ने फिर कृषक विद्रोह किया था 1848 में। इस चीज को आप ऐसे याद कर सकते हो कि 1848 में फ्रेडरिक सोल्यून ने क्या बनाया था, अपना वो चित्र बनाया था, चार श्रृंखलाओं की एक चित्र बनाया था, ठीक है। तो ये बहुत खतरनाक वर्ष रहा है, इस चीज को आप अच्छे से कवर अप कर लेना। 1848 बहुत चेंजेस लेकर आया लोगों की जिंदगी में। ये देखो, नए सारे शब्दों को कवर करके जाना, बिना कवर किए कुछ भी मत जाना, ठीक है। ये चित्र वगैरह अच्छे से देख लो, सेंट पॉल चर्च में हो रही है। हाँ, एक चीज और, अच्छे से यूट्यूब पे सर्च करो जर्मनी और इटली का निर्माण, पूरा इसको अच्छे से रीड करो, एंड इसके बाद ऑलमोस्ट चैप्टर फिनिश ही है, क्योंकि इधर से ही पूछेगा, चैप्टर के लास्ट से ही वो पूछेगा आपसे। और एक चीज और, ये चीज, ये जो टेबल है ना, इसको अच्छे से कवर अप करके जाओ, क्योंकि ये एक एमसीक्यू में पूछ लेगा, ज्यादा नहीं तो आपको बैचिंग बनाकर दे देगा कि भाई बैचिंग कर दो। तो इसको याद कर लेना, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा ये चीज, तो ये चीज, सारी चीजें यहाँ पड़ी हुई है, तो अच्छे से याद कर लो, ठीक है। और इसके बाद में आपको क्या करना है, ये जर्मेनिया है, इसके नीचे जो चीजें लिखी है कि जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ लो, ओके। और इसके बाद में जो ये है क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, इसको कवर अप कर लो, ठीक है। चीजें बहुत आसान है अगर आसान बनाना चाहोगे तो, ठीक है। ऑल द बेस्ट आज के लिए, मतलब अभी के लिए तो इतना ही बहुत है। अपना, अपने परिवार का ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर कहीं भी मत जाइएगा। बाय बाय।